गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की वीडियो में हम जानेंगे उन लोगों के बारे में जो हर वक्त बस अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं। उनके साथ बुरा हुआ तो किस्मत खराब, पैसे नहीं है किस्मत खराब, काम नहीं चलता तो किस्मत खराब। ऐसे ही कई लोग अपने अंदर यह सोचकर बैठे रहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में बड़े स्पष्टता से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल गुरु नानक साखी पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की यह कहानी शुरू करते हैं। लीला अपने बचपन के घर के ढहते हुए बरामदे पर बैठी थी। पेंट पुरानी त्वचा की तरह उखड़ रहा था। उसकी सिगरेट जलकर चूल्हे पर आ गई थी। हवा में नम मिट्टी और पछतावे की गंध आ रही थी और सड़क पर सन्नाटा था, सिवाय दो घरों के नीचे कभी कभार कुत्ते के भौंकने की आवाज के। वो 42 साल की थी, लेकिन उसके जीवन का बोझ उसे बूढ़ा महसूस करा रहा था, मानो सालों की उम्र ईंटों की तरह देर हो गई हो। उसकी जेब में उसका फोन बज रहा था, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया। शायद कोई और बिल कलेक्टर या उसकी बहन मारा उसे फिर से जिम्मेदारी लेने के बारे में व्याख्यान देने के लिए बुला रही थी। लीला ने इस विचार पर नाक भान सिकोड़ी। जिम्मेदारी, मानो उसके पास कभी कोई विकल्प था। वो इसी में पैदा हुई थी, बहते हुए घर में, मृत अंत वाले शहर में। माता पिता जो गली के बिल्लियों की तरह लड़ते थे जब तक कि उसके पिता 9 साल की उम्र में उसे छोड़कर नहीं चले गए। उसकी माँ भी इससे बेहतर नहीं थी, सस्ते वोडका और कड़वाहट में डूबी हुई, अपने जीवन की गड़बड़ी के लिए खुद को छोड़कर हर किसी को दोषी ठहराती हुई। लीला ने जल्दी ही सीख लिया था कि दुनिया एक धांधली वाला खेल है। कुछ लोगों को इक्के मिले, दूसरों को, जैसे कि उसके, जोकर मिले। किस्मत, उसने इसे कहा। किस्मत ही थी जिसकी वजह से उसने हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़कर डायना में काम किया। क्यों उसने 19 साल की उम्र में टॉमी से शादी की? क्यों उसने उसे एक ऐसे बारटेंडर के लिए छोड़ दिया जिसकी मुस्कान ज्यादा मजबूत थी और जिसके चेहरे पर कम खिंचाव के निशान थे? किस्मत ही थी जिसकी वजह से वो अभी भी यहाँ थी, इस भगवान के द्वारा छोड़े गए शहर में, टिप और नाराजगी के सहारे। उसके पीछे स्क्रीन का दरवाजा चिरमराया और उसका बेटा एथन बाहर निकला। वो 16 साल का था, दुबला पतला, उसकी काली आंखें और उसके पिता का तीखा जबड़ा। वो रेलिंग के सहारे झुका, हाथों को क्रॉस करके फटे हुए फुटपाथ को घूर रहा था। तुम यहाँ पूरी रात बाहर बैठोई? उसने पूछा। उसकी आवाज सपाट थी। शायद, लीला ने राख को मिट्टी में फेंकते हुए कहा। इससे तुम्हें क्या लेना देना? उसने कंधे उचका दिए। बस सोच रहा था कि क्या तुम खाओगे। मैंने मैक और चीज बनाया है। उसने आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखा। एथन पालन पोषण करने वाला नहीं था, वो बहुत हद तक उसके जैसा था। उसने सोचा, अपने कंधे पर चिप लेकर। तुम कब से खाना बना रही हो? जब से हमारे पास अनाज खत्म हो गया है, उसने कहा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। चलो, ठंड बढ़ रही है। अंदर रसोई मंद थी। फ्लोरोसेंट रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कि वो अपने आखिरी पड़ाव पर हो। मेज पर बेमेल प्लेटें रखी हुई थी और बीच में नियॉन ऑरेंज मैक और चीज का एक बर्तन रखा हुआ था। लीला बैठ गई। उसकी कुर्सी हिल रही थी और उसने अपनी प्लेट में कुछ चम्मच से डाला। ये चिपचिपा था, ज्यादा पका हुआ था, लेकिन उसने फिर भी इसे खा लिया। एथन उसे देखता रहा, उसकी अपनी प्लेट अछूती रही। तुम ठीक हो? उसने एक पल के बाद पूछा। उसने भौहें उठाई। मैं क्यों नहीं रहूंगा? उसने हिचकिचाते हुए कहा, फिर कहा, तुम हाल ही में वहां बहुत बाहर रही हो। पोर्च पर। बस बैठी रही। लीला ने धीरे धीरे चबाया। उसकी जीभ पर कृत्रिम पनीर का स्वाद चढ़ रहा था। सोच रही हूँ, उसने अंत में कहा, इस बारे में कि जीवन आपको कैसे बर्बाद करता है, चाहे आप कुछ भी करें। एथन का जबड़ा कस गया। तुम हमेशा यही कहते हो, क्योंकि यह सच है। वो अपनी बाहों को क्रॉस करके पीछे झुक गई। तुम्हें लगता है कि मैं यही चाहती थी? ये घर, यह नौकरी, ये सब कुछ मैंने इसे नहीं चुना एथन। ये बस वही है जो मुझे दिया गया है। उसने उसे घूरा। उसकी आंखें सख्त थी। तो क्या तुम बस हार मान लेती हो? इसका सारा दोष किसी ब्रह्मांडीय बकवास पर डालो। वो तीखी और कड़वी हंसी। ब्रह्मांडीय बकवास, यह एक अच्छा है। हाँ बच्चे, ये बिल्कुल वैसा ही है। तुम जल्द ही देख लोगे। एथन ने अपनी प्लेट को दूर धकेल दिया। शांत वातावरण में चीनी मिट्टी की खरोंच की आवाज तेज थी। शायद मैं इसे उस तरह से नहीं देखना चाहता। इसके लिए शुभकामनाएं, उसने बुदबुदाया, लेकिन उसके शब्द चुप गए, जैसे कि वो कांटा निकाल न सकी। वो खड़ी हो गई, काउंटर से सिगरेट का पैकेट उठाया। मैं वापस जा रही हूँ। रात की हवा अब ठंडी हो गई थी। बादलों की धुंध के पीछे तारे छिपे हुए थे।
लीला ने एक और सिगरेट जलाई। लौ ने कुछ देर के लिए उसके चेहरे को रोशन किया, झुर्रियों वाला, थका हुआ, निराशाओं का नक्शा। उसने एथन के हाव भाव, उसकी आंखों में विद्रोह के बारे में सोचा। वो युवा था, फिर भी इतना भोला था कि उसे विश्वास था कि वो अपनी किस्मत से बच सकता है। वो एक बार ऐसी ही रही थी, है ना? इस शहर को छोड़ने का सपना, कोई बेहतर बनने का। लेकिन सपने उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पास विकल्प होते हैं। उसका फोन फिर से बजा और इस बार उसने उस पर नजर डाली। मारा का एक संदेश, मुझे कॉल करे, हमें माँ के बारे में बात करनी है। लीला का पेट मुड़ गया। उनकी माँ अब नर्सिंग होम में थी, उनका दिमाग आधा चला गया था, उनका शरीर कमजोर था। मारा ने ज्यादातर बिल चुकाए थे, जिसे उसने लीला को कभी नहीं भूलने दिया। लीला ने जल्दी से लेटर टाइप किया और फोन को वापस अपनी जेब में रख लिया। वो मारा के पाखंडी लहजे, बेहतर विकल्प बनाने के बारे में उसके अंतहीन उपदेशों के मूड में नहीं थी। विकल्प, इस शब्द ने लीला की त्वचा को सिहरन पैदा कर दी। मारा ने ऐसे व्यवहार किया जैसे जीवन एक मेनू है, जैसे आप बस सही डिश चुन सकते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मारा, अपने साफ सुथरे घर और अपने अकाउंटेंट पति और अपने 2 परफेक्ट बच्चों के साथ। मारा, जो इस शहर से बाहर आ गई थी, जो कॉलेज गई थी, जिसने एक ऐसा जीवन बनाया था जो लीला जैसा बिल्कुल नहीं था। मारा, जो एक भाग्यशाली सितारे के नीचे पैदा हुई थी। दरवाजा फिर से चरमराया और एथन बाहर आया। इस बार उसने अपने सिर पर हुडी खींची हुई थी। वो सीढ़ियों पर बैठा था, उससे कुछ फीट की दूरी पर, और कुछ देर तक दोनों में से कोई भी नहीं बोला। सन्नाटा सहज नहीं था, लेकिन ये शत्रुतापूर्ण भी नहीं था, बस भारी, तूफान से पहले की हवा की तरह। क्या तुमने कभी जाने के बारे में सोचा है? एथन ने अचानक पूछा। लीला ने धुएं का एक गुबार छोड़ा। पहले सोचा था, अब नहीं। क्यों नहीं? उसने कंधे उचका दिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास पैसे नहीं है, कोई हुनर नहीं है, मेरे लिए यही है। उसने उसकी ओर देखा, उसका चेहरा आधा छाया हुआ था। ये बकवास है, अपना मुंह संभालो। उसने झपट्टा मारा, लेकिन उसमें कोई गर्मी नहीं थी। उसने एक और कश लिया, सिगरेट लाल हो गई। तुम्हें लगता है कि यह आसान है? बस एक बैग पैक करो और फिर से शुरू करो। जीवन ऐसे नहीं चलता, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं। हमारे जैसे लोग, उसने धीमी आवाज में कहा। इसका क्या मतलब है? उसने घर, सड़क, पूरी शहर की ओर स्पष्ट रूप से इशारा किया। यह अटक गया, शुरू से ही गड़बड़ हो गई। एथन ने अपना सिर हिलाया, उसके हाथ मुट्ठी में बंद हो गए। तुम दादी की तरह लग रही हो। शब्द एक थप्पड़ की तरह लगे। लीला जम गई, सिगरेट उसके होठों तक आधी पहुंच गई। तुमने क्या कहा? तुमने मेरी बात सुनी? उसने कहा। उसकी आवाज अब स्थिर थी, लगभग विद्रोही। दादी वहां नशे में बैठी रहती थी, इस बारे में रोती रहती थी कि दुनिया ने उनके साथ कैसा गलत किया, कैसे ये सब बाकी सभी की गलती थी, और अब तुम भी वही कर रहे हो। लीला का चेहरा जल उठा। तुम्हें नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? क्या मुझे नहीं पता? वो खड़ा था, उसका दुबला शरीर उसके ऊपर ऊंचा था। मैं बेवकूफ नहीं हूँ माँ, मैं इसे देख सकता हूँ। तुम अपनी जिंदगी से नफरत करती हो, लेकिन तुम इसके बारे में कुछ नहीं करोगी। तुम बस वहां बैठती हो, धूम्रपान करती हो, दोष देती हो। क्या किस्मत? जैसे कि यह कोई असली चीज हो। यह एक असली चीज है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज ऊंची हो गई। तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह खत्म होना चाहती थी? तुम्हें लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की? मैंने बहुत मेहनत की एथन। मैंने तुम्हारे पिता को रखने की कोशिश की, चीजों को ठीक करने की कोशिश की, तुम्हें कुछ बेहतर देने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी तुम्हें उठाती है और तुम्हें बाहर फेंक देती है, और तुम कुछ नहीं कर सकती। उसने उसे घूरा, उसकी आंखें चमक रही थीं। यही तुम खुद से कहती हो ताकि तुम्हें अब और कोशिश न करनी पड़े। शब्द उनके बीच लटके हुए थे, तीखे और अडिग। लीला की छाती कस गई, उसकी सांस अटक गई। वो चिल्लाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वो गलत था, लेकिन उसकी आवाज में कुछ था, कुछ कच्चा, कुछ सच्चा, जिसने उसे रोक दिया। उसने उसकी ओर देखा, वास्तव में उसकी ओर देखा, और न केवल अपने बेटे को देखा, बल्कि एक लड़के को भी देखा जो एक आदमी बनने की कगार पर था। एक लड़का जो उसी दलदल में डूबने से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था जिसमें वो वर्षों से फंसी हुई थी। एथन, उसने शुरू किया, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनने वाला, उसने कहा। उसकी आवाज अब शांत थी, लेकिन कम दृढ़ नहीं थी। मैं इस जगह या तुम्हें या किसी को भी यह नहीं बताने दूंगा कि मैं क्या नहीं कर सकता। मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं खुद को कुछ बनाने जा रहा हूँ।
वो मुड़ा और वापस अंदर चला गया। उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। लीला वहीं बैठी रही, स्तब्ध, सिगरेट उसकी उंगलियों तक जल रही थी। इसके दर्द ने उसे उसकी स्तब्धता से बाहर निकाला और उसने इसे गिरा दिया, अपनी एड़ी से पोर्च में रगड़ते हुए। उसके हाथ कांप रहे थे, ठंड से नहीं बल्कि किसी गहरी चीज से जिसे उसने वर्षों से महसूस नहीं किया था, शर्म। उसने अपनी माँ के बारे में सोचा, जो कोई भी सुनने को तैयार था। उससे अपनी शिकायतें बड़बड़ाते हुए कह रही थी। वो रात रात भर इस बरामदे पर बैठकर अपने बारे में सोचती रही, अपने हाथ को कोसती रही। और उसने एथन के बारे में सोचा, उसकी अवज्ञा, उस स्क्रिप्ट को स्वीकार करने से इनकार करना जिसे वह अपने पूरे जीवन से पढ़ रही थी। वो सही था। वो भाग्य को दोष दे रही थी, इसे एक बैसाखी के रूप में इस्तेमाल कर रही थी, लड़ाई को रोकने का बहाना। लेकिन भाग्य कोई चेहराविहीन भगवान नहीं था जो तार खींच रहा था। यह वो विकल्प था जो उसने नहीं चुना था, वो जोखिम जो उसने नहीं उठाया था, वो सपने जो उसने मरने दिए थे। अगली सुबह लीला जल्दी उठ गई। उसका सिर बहुत कम नींद और बहुत सारी सिगरेटों से तेज हो रहा था। एथन पहले ही जा चुका था, शायद स्कूल गया था या उससे बच रहा था। वो रसोई में खड़ी थी, जमे हुए मैक और पनीर के बर्तन को घूर रही थी और उसने एक निर्णय लिया। ये भव्य या नाटकीय नहीं था, लेकिन ये कुछ था। उसने अपना फोन निकाला और मारा को कॉल किया। अरे, उसने कहा। जब मारा ने जवाब दिया, उसकी आवाज कर्कश थी। मैं बात करना चाहती हूँ, माँ के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में। मारा एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, ठीक है, चलो बात करते हैं। वे अगले शहर में एक कॉफी शॉप में मिले, एक ऐसी जगह जहाँ साफ खिड़कियाँ थी और भुनी हुई फलियों की महक थी। मारा हमेशा की तरह पॉलिश दिख रही थी, उसके बाल पीछे की ओर बंधे हुए थे, उसका ब्लाउज कुरकुरा था। लीला को अपनी फीकी जीन्स और डिनर स्मज स्नीकर्स में जगह से बाहर महसूस हुआ, लेकिन वो फिर भी बैठ गई, एक मग ब्लैक कॉफी पकड़े हुए। मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आई हूँ, मारा के शुरू करने से पहले लीला ने कहा। मुझे मदद चाहिए, माँ से और शायद खुद से। मारा की भौहें ऊपर उठी, लेकिन उसने बीच में नहीं टोका। लीला ने एक सांस ली और बोलना जारी रखा। मुझे पता है कि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे पता है कि मैं तुम पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गई हूँ, लेकिन मैं फंसने से थक गई हूँ, मारा। मुझे नहीं पता कि कैसे बाहर निकलना है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूँ। एथन के लिए। मारा ने अपनी लेटे पी, उसकी आंखें नर्म हो गईं। तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए? लीला ने कंधे उचकाए, उसकी उंगलियां मग के चारों ओर कस गईं। मुझे नहीं पता, शायद नौकरी, डिनर से बेहतर कुछ, या स्कूल। मैंने कभी हाई स्कूल पूरा नहीं किया। शायद मैं जेड प्राप्त कर सकूं। मारा ने धीरे से सिर हिलाया। यह एक शुरुआत है। मैं तुम्हें कार्यक्रमों को देखने में मदद कर सकती हूँ और माँ के साथ हम भुगतान योजना का पता लगा सकते हैं। लेकिन लीला, तुम्हें इसके साथ बने रहना होगा। जब मुश्किल हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मुझे पता है, लीला ने कहा, और पहली बार उसका मतलब था। घर वापस आकर उसने एथन को अपने कमरे में एक नोटबुक पर झुका हुआ पाया। वह क्या है? उसने पूछा, दरवाजे की चौखट पर झुकते हुए। उसने ऊपर देखा, सावधान, होमवर्क और कुछ कॉलेज के आवेदन। कॉलेज? लीला की आवाज फटी। क्या तुम गंभीर हो? हाँ, उसने रक्षात्मक लहजे में कहा। मेरे अच्छे ग्रेड आए हैं, मुझे छात्रवृत्ति मिल सकती है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। उसने गले में गांठ महसूस करते हुए सिर हिलाया। अच्छा, यह अच्छा है, एथन। उसने उसे देखा, उसका चेहरा नर्म पड़ गया। तुम आंटी मारा से बात करोगी? हाँ, मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा। जेड ले लूंगा, शायद नई नौकरी पालूंगा। एथन के होंठ फड़कने लगे। मुस्कान नहीं। ये बढ़िया है। यह कोई बड़ा समझौता नहीं था, लेकिन ये काफी था। अगले कुछ हफ्तों में लीला ने सामुदायिक केंद्र में जेड कार्यक्रम में दाखिला ले लिया। कक्षाएं कठिन थीं, सालों से उपयोग न करने के कारण उसका दिमाग जंग खा गया था, लेकिन वो तब भी पढ़ाई जारी रखती रही जब वो नौकरी छोड़ना चाहती थी। उसने सिगरेट पीना भी कम करना शुरू कर दिया, टाइपिंग का अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल किए गए लैपटॉप के लिए पैसे बचाए। डिनर में उसने पैरों में दर्द और अपने बॉस की तीखी टिप्पणियों को अनदेखा करते हुए अतिरिक्त शिफ्ट ले ली। एक रात, एक लंबी शिफ्ट के बाद वो घर आई और एथन को पोर्च पर पाया, जो एक दुर्लभ दृश्य था। वो एक पत्र पकड़े हुए था, उसका चेहरा अपाठ्य था। स्वीकार कर लिया गया, उसने उसे सौंपते हुए कहा। सामुदायिक कॉलेज, पूर्ण प्रवेश। लीला ने पत्र पढ़ा, उसकी आंखें धुंधली हो गईं। मुझे तुम पर गर्व है, उसने कहा, उसकी आवाज मोटी थी।
उसने कंधे उचकाए, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। धन्यवाद, तुम भी ठीक हो। तुम्हें पता है, वह हंसी, एक असली हंसी, कुछ ऐसा जो उसने सालों से नहीं किया था। हाँ, शायद। वे पोर्च पर एक साथ बैठे थे। रात की हवा ठंडी थी, बादलों के बीच से तारे झांक रहे थे। लीला को नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन पहली बार वो इससे डरी नहीं थी। भाग्य ने उसे एक कठिन हाथ दिया था, लेकिन शायद एथन सही था। शायद यह एकमात्र कार्ड नहीं था जिसे उसे खेलना था। महीनों बाद लीला ने अपनी जेट परीक्षा पास कर ली। प्रमाण पत्र एक सादे लिफाफे में आया। उसने इसे फ्रेम करके रसोई की दीवार पर एथन के कॉलेज स्वीकृति पत्र के बगल में टांग दिया। घर अभी भी ढह रहा था, शहर अभी भी मृत अंत था, लेकिन कुछ बदल गया था। लीला ने ऑफिस की नौकरियों के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया। उसका रिज्यूम पतला लेकिन ईमानदार था। उसे रिसेप्शनिस्ट पद के लिए कॉलबैक मिला, और हालांकि वेतन डायना से बहुत बेहतर नहीं था, लेकिन यह एक कदम आगे की तरह लगा। एथन उस पतझड़ में कॉलेज के लिए निकल गया। उसकी टूटी फूटी सेडान कपड़ों और किताबों से भरी हुई थी। लीला पोर्च पर खड़ी थी। जब वो गाड़ी चलाकर चला गया तो उसने हाथ हिलाया। उसका सीना गर्व और कुछ उम्मीद से भरा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि वो भाग्य के बारे में गलत थी। यह उसे इस जीवन से बांधने वाली कोई जंजीर नहीं थी, यह एक चुनौती थी, लड़ते रहने की हिम्मत। और पहली बार वो इसे लेने के लिए तैयार थी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आशा करते हैं आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।